मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए मोदी, नायडू से नीतीश तक सबने जताया भरोसा। तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। मोदी ने इस मौके पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। राष्ट्रपति ने मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। करेंगे मोदी के भाषण का विश्लेषण और विपक्ष की रणनीति की चर्चा वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव के साथ। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से सवाल जवाब, जिन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 303 से ज्यादा सीटें होंगी। Why are we getting कि भाई मोदी will not be able to run only because he has been running a full majority government। पर पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरनप्रीत कौर से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पेरिस में बैठक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को सैन्य सहायता वितरण में देरी के लिए माफी मांगी, लेकिन जोर देकर कहा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बाइडेन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का निरंतर समर्थन महत्वपूर्ण होगा। ज़ेलेंस्की ने एक भाषण में कहा, Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, क्या पुतिन ये लड़ाई जीत सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम हारेंगे नहीं। स्थिति वैसी ही है जैसे कि 1930 के दशक में थी, जब कुछ देशों ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ अपनी आक्रामकता दिखाई। हिटलर ने हद ही पार कर दी थी। पुतिन भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो दिन आएगा जब यूक्रेन में शांति होगी। और अमेरिका के महत्वपूर्ण समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गजा के रफा पर इस्राएली सेना के हवाई और जमीनी हमले जारी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित कई देशों ने हमास और इस्राएल से गजा में युद्ध विराम समझौते को मुमकिन बनाने के लिए पूरी कोशिश करने का आह्वान किया है। ये बयान तब आया जब इस्राएली हमले में दर्जनों फलस्तीनी मारे गए। इस्राएली सेना का कहना है कि वो हमास लड़ाकों को निशाना बना रही थी, लेकिन UNRWA के प्रमुख का कहना है कि इस्राएली सेना ने बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की। फलस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने भी शांति का आह्वान किया। मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हैं, फलस्तीन इस समय बहुत ही कठिन स्थिति से गुजर रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं, आयाम जो हम सभी को प्रभावित करते हैं और पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इसलिए हम साफ साफ कह रहे हैं, यदि दुनिया चाहती है और यदि इसराइल इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है तो समाधान स्पष्ट और सरल है। गजा में हालिया युद्ध के बाद ये और भी स्पष्ट और सरल हो गया है। युद्ध केवल विनाश लाएगा, शांति का एक ही रास्ता है, फलस्तीनी लोगों के अधिकारों को पूर्ण मान्यता। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के दिल्ली आने से पहले नेपाल सरकार ने भारत और अमेरिका समेत 11 देशों में काम कर रहे अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अवमानना के एक मामले में जमानत दे दी है। ये मामला बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने दर्ज कराया था। पार्टी ने कांग्रेस की ओर से 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले अखबारों को दिए उन विज्ञापनों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिनमें उसे भ्रष्ट कहा गया था। इससे पहले इसी केस में कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को 1 जून को जमानत मिल चुकी थी। रिजर्व बैंक ने चुनाव के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल ये 6.5% पर बना हुआ है। RBI ने 2022 में रेपो दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी और अब तक ये 250 बेसिस पॉइंट बढ़ चुकी है। RBI के सामने अभी भी महंगाई दर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। जैसा कि हमने आपको कल के पॉडकास्ट में बताया था कि आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक होने वाली है और उसमें संसदीय दल के नेता को चुना जाएगा। तो पुराने संसद की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ गई और आज पुराने संसद भवन में एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई और इसमें राजनाथ सिंह ने संसदीय दल के नेता के रूप में मोदी के नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई।
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता, एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। नरेंद्र मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के पास मोदी के तौर पर सही समय पर सही नेता है। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा चमत्कारी नेता मौजूद है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश के विकास का काम और आगे बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दल काम करके एक साथ मिलकर काम करेंगे। आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की। इसके बाद संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नतीजों में बहुमत हासिल करने के बाद भी इसे इसी तरह प्रचारित किया गया है कि जैसे हम हार गए हों। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। हमने बहुमत हासिल किया है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के भाषण में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के दौरान हर तीसरे दिन चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए गए और निरंतर प्रयास ऐसे किए गए कि कैसे बाधा पहुंचाई जाए। चुनाव के वक्त आयोग का बड़ा वक्त कोर्ट में गुजरा, ये उनका षड्यंत्र था और इसके लिए देश उनको माफ नहीं करेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधना जारी रखा और टिप्पणी कांग्रेस पर की। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, जो शुरू हो चुका है। मोदी ने कहा कि बीते सालों में उन्होंने सदन में चर्चा को मिस किया क्योंकि विपक्ष था ही नहीं। मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं। शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्रहित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे, सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और एक बात उन्होंने और कही कि लगातार अब अगले 5 सालों में ये जो ईवीएम का मुद्दा बार बार उठ रहा है, ये मुद्दा नहीं उठेगा। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने पहुंचे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एनडीए नेताओं के समर्थन का पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। अब 9 तारीख की शाम को मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे
और अब कार्यक्रम में शामिल हम जल्द करेंगे पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। और किन मुद्दों पर बात करेंगे मोहन? वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव शामिल हो चुके हैं। संजीव जी, 2 मुद्दों पर आज आपसे बात करनी है। पहली ये कि जिस तरह से नायडू ने प्रधानमंत्री के लिए कसीदे पढ़े और नीतीश कुमार ने जिस तरह से भाषण दिया, तो इससे अब उन चर्चाओं पर ताला लगा दिया जाए कि नीतीश नायडू फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, इन चर्चाओं पे तो लगी जाना चाहिए कि फिलहाल ये गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल बनने जा रही है। और वो कितने दिन स्टेबल रहती है वो तो देखिए, जब भी गठबंधन सरकार होती है तो उसकी समीक्षा, उसमें क्या हो रहा है, क्या ऊंच नीच चल रही है, क्या दाएं बाएं हो रहे हैं, मित्र दल कैसे सरकार चल रही, उसकी समीक्षा हर घटना चक्र पे आधारित होती है। तो आज के घटना चक्र पे हम बिल्कुल कह सकते हैं ताला लगा दिया जाए। नायडू और नीतीश कुमार मोदी जी के साथ हैं। और जहां तक कसीदे पढ़ने की बात है नायडू साहब के, वो बहुत ही, मैं उसको एक दिलचस्प मानता हूँ। देखिए, अगर आपको किसी से भी कुछ एक बार्गेन करनी है या तोलमोल करना है, तो आप पहले उसको इतना सहज बना दीजिए या इतना प्रसन्न कर दीजिए। तो जिस तरह से सार्वजनिक रूप से आज प्रशंसा की है भूरी भूरी प्रधानमंत्री की नायडू ने, उससे कम से कम ये तो हो गया है कि अब मोदी जी नायडू जी से खुश होने के अलावा उनके पास कोई अभी कोई विकल्प है नहीं। अब खुशी में वो क्या दे दें, वो क्या मांग लें। और दूसरी बात ये भी कि सार्वजनिक रूप से आप प्रशंसा कीजिए और एकांत में बंद कमरे में हार्ड बार्गेनिंग कीजिए, वो भी एक बड़ा अच्छा बार्गेनिंग का तरीका है। मतलब मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि जैसे पुराने ज़माने में राज दरबार हुआ करते थे और उसमें राजा बैठा होता था और मंत्रीगण आते थे, तारीफ करते थे और जो है वो पुरस्कार ले जाते थे। यहाँ पे लेकिन मंत्री के हाथ में काफी पावर भी है। मंत्री राजा रहता है कि नहीं रहता है, या कैसी कितनी दिक्कतों में रहता है, या कितने एक आराम से रह पाता है राजा, वो चाबी भी मंत्री के हाथ में। तो उसके लिए तो और डबल फायदा है कि भाई आप सार्वजनिक पटल पे प्रशंसा कीजिए, नतमस्तक रहिए और अपने मन की बातें भी मनवाते जाइए। इस समय जेपी नड्डा के यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें कि एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि अब 9 तारीख को शपथ ग्रहण है, तो अब ये जो वक्त है ना वो मंत्रालय के बंटवारों में होगा और इसमें चर्चा होगी कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए या कौन कितनी बार्गेन कर लेता है। चर्चा का दूसरा विषय संजीव जी ये है कि पीएम मोदी के संबोधन पर अगर आप गौर करें तो उन्होंने आज बात की सर्वमत की कि हम सर्वमत की बात करेंगे। क्या मोदी अब नई सरकार की भाषा और काम करने का तरीका तय कर रहे हैं? देखिए, इसकी दो अर्थ निकाले जा सकते हैं बिल्कुल सीधे सीधे। सर्वमत की बात करना तो एक तरह की आज की राजनीतिक यथार्थ भी है कि बहुमत नहीं है आपके पास, सर्वमत की बात करें। सर्वमत की बात इसलिए भी करें कि आप बहुमत की सरकार नहीं चला रहे, मिली जुली सरकार चला रहे जिसमें सर्वमत होना चाहिए। तो बोलने के लिए बहुत अच्छा है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर का लगातार कहना रहा है सबका साथ सबका विकास, और वो काफी उस रास्ते चले भी है, लेकिन उतना नहीं जितना कई लोग चाहते थे कि भी सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब कम से कम बोले, आज पहली अपने बड़े औपचारिक भाषण में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, ये प्रशंसनीय है। और जो मित्र दल है, साथी दल है, उनके कानों में ये शहद की तरह जाएगी बात। लेकिन असली उसकी जो परीक्षा होगी वो तो यही होगी ना कि वेदर ही वॉक्स द टॉक और नॉट, कितनी अपनी कथनी को चरितार्थ करते हैं। संजीव जी आप बने रहिएगा। सत्ता पक्ष की हमने बात कर ली, बात विपक्ष की करनी जरूरी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हुआ, चंदा इकट्ठा किया गया, चंदा दो धंधा लो। ये जो प्रधानमंत्री हैं ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। ये मोदी की हार है। ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। अरे ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है।
तो जयराम रमेश कह रहे थे ये जो प्रधानमंत्री हैं वो 1/3 प्रधानमंत्री, 1/3 नायडू हैं, 1/3 नीतीश हैं और 1/3 मोदी हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस बार संसद में विपक्ष की जो भूमिका होगी मजबूत होगी। मैं देखूं कि लोगों ने फैसला तो सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, तो ये फारूक अब्दुल्ला की आवाज़ थी। आज संजीव जी, नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर वायरल है जिसमें कि वो संविधान को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये विपक्ष को सांकेतिक जवाब है? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर की तरह पहले भी शीश नवाज चुके हैं, झुका चुके हैं, संसद की सीढ़ियों पे रख चुके हैं। तो प्रधानमंत्री को एक ऑप्टिक्स और उस तरह के जो मैसेजिंग की राजनीति है, फोटो ऑप की राजनीति है, वो बहुत करनी शायद उनका कोई सानी है नहीं अभी भारत में। तो मैं उसको तो इतना महत्व नहीं देता। लेकिन दूसरी बात जो जयराम रमेश ने बात कही है, ये भी थोड़ी सी गले नहीं उतरती। देखिए 240 उनकी 2 बैसाखियां हैं, नीतीश और नायडू। आपकी तो इतनी सारी है। 240 सांसदों वाली पार्टी को आप 1/3 कैसे सरकार कह सकते हैं? जी जी जी। तो संजीव जी, आपसे हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, आपकी आवाज जो है नहीं आ रही है। कोई बात नहीं जी, आ गई जी, आ गई। हाँ बताएं, हाँ क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 1/3 वाली बात है उसको कंप्लीट कीजिए। भाई 1/3 वाली बात इसलिए गले नहीं उतरती कि ठीक है उनकी 2 बैसाखियां हैं, जेडीयू और टीडीपी, नायडू और नीतीश कुमार, लेकिन 2 बैसाखियां हैं और उसमें बहुत हद तक सरकार कैसे चलती है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वो निर्भर करेगा किस तरह का गिव एंड टेक होता है। लेकिन ये कह देना 240 सांसदों वाली पार्टी के नेता को कि आप 1/3 सरकार हो, भाई 240 का मतलब करीब करीब आप 40-45% हो गए ना संसद के 543 की, तो उसको 1/3 कैसे कहें हम? तो ये भी एक अतिशयोक्ति है। तो विपक्ष को भी थोड़े दिन तक, देखिए 2 दिन पहले नतीजे आए हैं। अब तक आप देखते हैं कि पहला 1 साल तो सरकार को हनीमून पीरियड ही दे दिया जाता था, बिल्कुल मोदी जी की पिछले दोनों कार्यकालों में। लेकिन ठीक है, इस बार मिली जुली सरकार बनी है, लेकिन इसका बाद और विपक्ष बड़े अच्छी संख्या में संसद में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पहले दिन से आप चूल्हा पानी लेके चढ़ जाए सरकार पे, उसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकार बन गई है, बन रही है और चलेगी जी। अब कितने दिन चलती है वो हम पहले बात कर चुके हैं, वो गिव एंड टेक की राजनीति है। तो विपक्ष को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। पहले दिन से इनको 1/3 1/4 ये सब बातें भी बहुत उपयुक्त नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि अब हमारी नज़रें 9 तारीख पर रहेंगी कि जब मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे तो किसके खाते, किसके महकमे में क्या चीज़ जाती है। आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि कल लेंस का एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है। हम उसमें क्या बताएंगे ये बताते हैं आपको। तो कल जो लेंस का एपिसोड आएगा उसमें चर्चा होगी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का स्वरूप कैसा होगा और कैसे इस गठबंधन सरकार में मोदी अपने 2 कार्यकाल के बचे हुए एजेंडे को लागू करेगी। लेंस का एपिसोड लाएंगे मुकेश शर्मा, जिसे आप कल बीबीसी हिंदी के यूट्यूब पर देख पाएंगे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। मैं आज शुरुआत कर रही हूँ इंस्टाग्राम से और मेरे साथ। आज आप इंस्टा के? जी बिल्कुल, आज हम इंस्टा के जो हमारे लिसनर्स हैं उनके कमेंट्स ले रहे हैं। संजय यदुवंश हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष के सांसद को सस्पेंड करके बिल पास किए जाते थे, ऐसा उनका कहना है। अल्कनस हैं जो कह रहे हैं कि पीएम के जो अल्फाज हैं वो बदल गए हैं। कुछ और कमेंट्स हैं जिनको मैं स्क्रॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, शायद वो संजीव जी के विश्लेषण पर अपनी टिप्पणी रख रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है, ऐसा कह रहे हैं शहना खान। एक आध कमेंट ले लेता हूँ। इंतजार अंजुम है, कह रहे हैं चुनाव में लोकतंत्र और संविधान को बचा लिया, इसके लिए इंडिया गठबंधन को मुबारकबाद।
टोयानाथ कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति या नेता ईश्वर से संविधान की शपथ लेकर जनता के साथ ठगी। देखिए आधा मैसेज गायब हो गया। हीरालाल रॉय कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन। और जगदीश वर्मा कह रहे हैं कि अयोध्या से जीतने वाले राम मंदिर नहीं गए। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। मोहन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सारे चुनावी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। चुनावों से पहले और मतदान के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 के प्रदर्शन से बेहतर करेगी, 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी 5 साल पहले जहां जीती थी वहां तो जीतेगी ही, साथ ही पूर्व और दक्षिण भारत में अच्छे प्रदर्शन से चौंकाएगी। लेकिन जब परिणाम आए तो प्रशांत किशोर के कुछ आकलन सही साबित हुए, पर बीजेपी अपने दम पर केवल 240 के आंकड़े तक ही पहुंच पाई। चुनावी नतीजों के बाद प्रशांत किशोर बीबीसी के दफ्तर आए और अपने दावों पर बातचीत की। आप भी सुनिए बीबीसी संवाददाताओं ने क्या सवाल पूछे। शुरुआत रूपा झा ने की। हम ये पूछना चाहते थे, आर यू श्योर कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत आसानी से इस सरकार को चलने देंगे? वो क्यों चलने देंगे? उनके पास कितनी लंबी फेहरिस्त हो सकती है कि वो अपनी डिमांड रखे? जिस पोजीशन पे वो हैं उनका पोजीशन स्ट्रांग है, तो आप इसलिए कि 240 बीजेपी के पास है, उनके पास एलाइज को और 16-17 ऐसे लोग हैं जो कि अनटाइड में हैं। अगर एक बार ये नंबर अभी ये 12 और 16 अगर आप इसको जोड़ भी लें तो अदर साइड का फॉर्मेशन बन नहीं रहा है। आप 230 पे हैं, आपको 40 चाहिए। तो अगर एक ही परिस्थिति में देख रहा हूं, बार बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन में बीजेपी को इलेक्टोरल सेटबैक लगता है, तब आप ये सोच सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली कि महाराष्ट्र में बीजेपी हार जाए, तो जो 7 सांसद अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं वो सातों के साथ तो लौट सकते हैं इंडिया में, उससे परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, मैं नहीं देखता हूं कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद क्यों चले जाएंगे, या आप नायडू जी क्यों चले जाएंगे, या नीतीश कुमार कैसे चले जाएंगे। और अगर चले भी जाएं तो मान लीजिए एक बार को नीतीश जी चले जाए, सबसे बड़ी चर्चा तो नीतीश जी पे हो रही है कि भाई ये तो कहीं पलट सकते हैं। पार्टी मांगा किसी ने तो कहा पार्टी बदल लेंगे मीम चल रहा है। तो मान लीजिए कि 12 वो आ भी जाए, तो भाई एनडीए इज अराउंड 300, 12 घटने से वो 272। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हम लोगों ने देश में देखा है, नरसिम्हा राव जी जैसे नेता 240 की माइनॉरिटी की सरकार उन्होंने 5 साल चलाई है। वाई आर वी गेटिंग कि भाई मोदी विल नॉट बी एबल टू रन ओनली बिकॉज ही हैज बीन रनिंग अ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट। सो आई एम सेइंग कि लेट्स सी हाउ ही डील्स। तो ये आपने देखा कि जो विक्ट्री के बाद उन्होंने स्पीच दिया, उसमें बीजेपी विक्ट्री की बात ही नहीं की, एनडीए ही कहते सुनाई दिए। तो व्हाई आर वी assuming that he would not make these adjustment that is needed to remain the leader of a coalition? क्योंकि उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है ना कि मैं छवि उन्होंने बनाई है, तो वो सुधार भी वही सुधार भी सकते हैं। सलमान खान वाला जो डायलॉग है ना कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, देश की जनता जो है ना, ये जो रिजल्ट आया है, to large extent everyone is feeling happy about it. And why do you think so? भाई मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को भी हैप्पी फील करना चाहिए। वो भी कह रहे थे देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो जनता ने बात मान ली, विपक्ष को थोड़ा मजबूत बना दिया। सबने ये कहा हमारा तो टारगेट 400 पार तो होना ही चाहिए। अब देखिए हमने खेल कर दिया, 400 पार बोला तो सब वही 400 पार करने लगे। मोदी जी ने भी कई बार इसका उपहास किया। तो आप उस पूरे स्लोगन को किस तरह से? नहीं, मैं वही आपको बता रहा था कि स्लोगनों की जो ताकत ये है कि ये आपको बना भी सकता है और आपको ये बिगाड़ भी सकता है। ये अब की बार मोदी सरकार से जुड़ता हुआ किसी ने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया अब की बार 400 पार, ये नहीं बताया 400 पार क्यों। भाई पिछली बार ये लिखा गया था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं पर अत्याचार इसलिए मोदी सरकार। इस बार उन्होंने स्लोगन लिखा लेकिन आधा जो है वो फिलिंग द गैप्स वाला छोड़ दिया। 400 पार क्यों ये बताया नहीं। और उनके जो बड़बोले नेता हैं वो 400 पार को उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया कि हम तो 400 पार इसलिए कि हमको संविधान बदलना है। वो चीज़ उनको बहुत भारी पड़ गई। तो जब आप इस तरह के स्लोगन लिखते हैं और अगर आपने उसको पूरा सोचा नहीं है, तो आई थिंक बीजेपी वुड विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट दे वुड बी रिफ्लेक्टिंग ऑन इट कि दिस प्रोबेबली वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कॉलिंग 400 पार विदाउट गिविंग द रीजन व्हाई 400। क्योंकि तब आपने पूरा छोड़ दिया विपक्ष को, देश को ये इंटरप्रेट करने के लिए अपने हिसाब से कि 400 पार क्यों। और जैसी परिस्थिति बनी, उनके जो बड़बोले नेताओं ने कह दिया कि भाई ये 400 पार इसलिए कि हमें, क्योंकि लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा भाई 400 पार क्यों चाहिए आपको, तो कह रहे 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। उसको विपक्ष ने लिया और उसको बहुत कारगर तरीके, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा अगर बीजेपी को एक किसी चीज़ से नुकसान हुआ
तो इस चीज़ से हुआ कि 400 पार ये इसलिए चाहते हैं ताकि देश के संविधान में ये परिवर्तन करना चाहते हैं, और उसका बड़ा नुकसान हुआ। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस किसी ने भी ये स्लोगन लिखा है, स्लोगन ठीक है लेकिन अधूरा है और उसको वो बहुत भारी पड़ गया। राहुल गांधी हर जगह इसलिए संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, ये तो आपको देना पड़ेगा। प्रशांत जी, आपने अभी जिक्र किया कि एनडीए की सरकार की जो स्थिरता है उसमें एक अहम रोल रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से होता है। मतलब महाराष्ट्र है, झारखंड और हरियाणा में। महाराष्ट्र की लोकसभा के जो रिजल्ट है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितना असर होगा विधानसभा चुनाव? नहीं, मैंने आपको कहा कि विपक्ष के लिए अच्छी बात यह है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी इज ऑन बैकफुट। लेकिन अगर जो वहाँ का रिजल्ट अभी आया है उसको अगर आप विधानसभा वाइज तोड़ कर देखेंगे तो बीजेपी के गठबंधन की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी कि लोकसभा में दिखी है, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है। लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा, अगर मैं विपक्ष में हूँ, विपक्षी फॉर्मेशन का हिस्सा हूँ, तो इन सारी बातों पर अति उत्साह में आने के बजाय I would go back and put every ounce of my energy, resource in making sure कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड बीजेपी वापस खींच ना पाए। अगर वो खींच ले गए तो फिर more or less with different numbers it is the same setup. That is what I am saying. तो ये बात कर रही थी कलेक्टिव न्यूज रूम की सीईओ रूपा झा। बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिलना भले ही कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला हो, लेकिन भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव ने नतीजों से पहले ही बीबीसी के साथ बातचीत में इसकी संभावना जता दी थी। तो सवाल ये है कि मोदी सरकार का कैसा होगा तीसरा कार्यकाल। सवाल ये भी कि इन परिणामों का भारत की राजनीति पर और विशेष रूप से मोदी और राहुल गांधी पर क्या असर होगा। बीबीसी के पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए योगेंद्र यादव ने, और सवालों की शुरुआत एक बार फिर रूपा झा ने की, जो कि कलेक्टिव न्यूज रूम की सीईओ हैं। आप उनको कैसे आकलन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी 3.0? देखिए, मैंने चुनाव से पहले कहा था, उसको मैं दोहराता हूं। मैंने कहा था कि चुनाव के परिणाम की व्याख्या केवल आंकड़ों से नहीं होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो देखिए, एक शब्द होता है इकबाल, बहुत सुंदर शब्द है। सरकारें सिर्फ कानून से नहीं चलती, सिर्फ डंडे से नहीं चलती, सरकार इकबाल से चलती है। लोगों को लगता है हाँ ये है, देखो ये रहा। राज करने वाले का एक सिर्फ प्रभुत्व नहीं होता, उसकी एक स्वीकार्यता होती है, उसकी एक लोगों को लगता है हाँ इसका हक है, उसकी एक नैतिक प्रतिष्ठा होती है। तो आपको लगता है उनकी नैतिक प्रतिष्ठा कम हुई है? इकबाल तो चला गया, सरकार बनी है और सरकार बनाने का उन्हें पूरा वैधानिक अधिकार है। नंबर्स हैं, मैंडेट नहीं है। सरकार है, इकबाल नहीं है। आपने कहा कि आप जब 3000 किलोमीटर आप लोग चले तो ज़मीन पर कुछ और चीज़ें दिखीं और वो नतीजे में दिखे भी, लेकिन वो नतीजे कुछ हद तक बिहार, बहुत हद तक यूपी, हरियाणा और राजस्थान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आखिर उसी बेल्ट में है, उसमें ये चीज़ें क्यों नहीं दिखी? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में हम एक चीज़ भूल जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं मध्य प्रदेश तो लगभग गुजरात जैसा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दरअसल गुजरात मध्य प्रदेश जैसा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जननी है, और ये जो मालवा बेल्ट वहाँ की है, जनसंघ वहाँ से शुरू हुई थी। गुजरात तो बहुत ही लेट एडिशन है। तो पहला तो उनका इतना डेप्थ है वहाँ। दूसरा, सांगठनिक आधार जो बीजेपी का है वो बहुत ही ऐसा है जिसको मैच करना बहुत मुश्किल है। और तीसरा, अभी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने सारी पार्टी कमलनाथ जी के झोले में रखी हुई थी, और उस झोले को लेके उन्होंने क्या किया वो सारी दुनिया जानती है। अब बिल्कुल एक नया लीडरशिप आया है, ट्रांजिशन आया है, तो वो उसका मुकाबला करने की स्थिति में थे नहीं। छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा था। अब ये भी सरकार बदली है और उसके बाद कांग्रेस इस स्थिति में नहीं थी। लेकिन हम अक्सर क्या करता है, हम सिर्फ सीटों के आधार पे देखते हैं कहाँ परिवर्तन हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप वोट का देखें तो मध्य प्रदेश उसका भी अपवाद है, लेकिन बाकी पूरे इलाके में, कर्नाटका से आप शुरू हो जाइए, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और आ जाइए आप झारखंड, बिहार तक, पूरे इलाके में बीजेपी को कहीं 8% वोट का नुकसान है, कहीं 10% का है, कहीं 6% का है। हर तरफ ये है। तो योगेंद्र यादव से जो बातचीत है ये लंबी बातचीत है, और इस समय इस बातचीत को लगभग 6 लाख लोग YouTube पर देख चुके हैं। साथ ही कुछ समय पहले जो प्रशांत किशोर से हमने आपको बातचीत सुनाई थी, ये भी अभी थोड़ी देर पहले BBC हिंदी के YouTube पेज पर आपके लिए आ चुका है। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल नहीं, परसों नहीं, सोमवार को मुलाकात होगी इसी समय शाम 7:30 बजे।